जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 में है घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एन एसेंशियल फोर्स। तो इसका जो पहला भाग था उसको हम पढ़ चुके थे। हमने उसमें पढ़ा था कि घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण किस प्रकार कार्य करता है, और उससे जुड़े बहुत सारे हमने क्रियाकलाप भी किए थे। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमने जाना था, कमानीदार तुला के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ ही हमने संपर्क पृष्ठ की प्रकृति का प्रभाव, ढलान का प्रभाव, वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। और इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कौन सा कार्य आपको आसान लगेगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, तो दो स्थितियां यहाँ दी हुई है। किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील करना। कोई वस्तु मान लीजिए कि रुका हुआ है, स्थिर है, और उसको आपको गतिशील करना है, उसको गति में लाना है। और दूसरी स्थिति में है कि किसी गतिशील वस्तु को उसी दिशा में सरकाना। और दूसरी स्थिति है कि कोई वस्तु गतिशील है और उसको उसी दिशा में आगे गतिशील करना है। तो आपको कौन सा आसान लगेगा, तो ये आप सोचकर बता सकते हैं या फिर इसको करके भी बता सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है स्थैतिक एवं सर्पिक घर्षण। तो जो आपका अभी प्रश्न आया उसी से जुड़ा हुआ ये दो स्थिति है, स्थैतिक और सर्पिक घर्षण। तो आपका जो ऊपर का प्रश्न है उसका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। तो स्थैतिक घर्षण और सर्पिक घर्षण क्या होता है, तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो इसमें क्या है स्थिति कि किसी रुकी हुई वस्तु, कोई वस्तु है जो रुकी हुई है, वो विराम की स्थिति में है, तो विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक, जब तक कि उसमें घर्षण समाप्त होता है, तो घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल है वो स्थैतिक घर्षण की माप है। तो इसमें आपने समझ लिया होगा कि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, और उसको हमको क्या करना है, गति की अवस्था में लाने के लिए उसको, उसमें जो घर्षण है उसको समाप्त करने तक जितना बल हमारे द्वारा लगाया जाता है वही है स्थैतिक घर्षण की माप। और इसके विपरीत जो दूसरी स्थिति है कि इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो पहले हमने दो स्थिति देखा था कि पहली स्थिति में वस्तु क्या थी, स्थिर थी और उसको हमको गतिशील करना था, और दूसरी स्थिति में क्या थी कि वस्तु गतिशील थी, उसको उसी दिशा में गतिशील करना है। तो पहला स्थिति हमने यहाँ स्थैतिक घर्षण में क्या देखा कि हमको विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाना है, और घर्षण समाप्त होने तक जितना बल लगाया जा रहा है वही है स्थैतिक घर्षण की माप। और इसी के विपरीत किसी वस्तु को उसकी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए, मतलब जिस चाल से वो गतिशील है उसी चाल से उसको और गतिशील बनाए रखने के लिए जो बल आवश्यक है, जो आवश्यक बल है, उसे सर्पी घर्षण की माप कहते हैं। तो दोनों घर्षण की माप आप जान गए, स्थैतिक घर्षण की माप किस तरह से निकालते हैं और सर्पी घर्षण की माप। तो जब वस्तु सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। तो जब वस्तु सरकना, मतलब जब वस्तु गति करना प्रारंभ करता है तो उस वस्तु के जो संपर्क बिंदु होते हैं, सतह के साथ जो उसके संपर्क बिंदु होते हैं, तो वो उसको उतना समय नहीं मिल पाता कि जब वो गतिशील है उस समय वो अपने संपर्क के बिंदु से धंसा हो या उससे जुड़ा हुआ हो, तो इतना समय उसको नहीं मिल पाता। ये कब स्थिति होती है, जब वस्तु सरकना या गति करना प्रारंभ करती है। अतः जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ
कम होता है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण क्या है, जब विराम की अवस्था से वस्तु को गति में लाया जा रहा है, और सर्पी घर्षण क्या है, जब वस्तु को गतिशील है लेकिन उसमें उसी दिशा में फिर उसको गति प्रदान किया जा रहा है। अब आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आगे देखते हैं घर्षण। तो हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो घर्षण को हमने अब तक जाना था कि वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हम चलते हैं घर्षण के कारण। यदि हमारे फर्श और हमारे पैरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा कि हम फिसलकर गिर जाएंगे। तो बहुत सारी स्थितियों में हमने देखा कि जो घर्षण है वो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां घर्षण हानिकारक भी होता है। लेकिन घर्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हानिकारक हो सकता है बहुत स्थितियों में, लाभदायक है बहुत स्थितियों में, हानिकारक है, लेकिन घर्षण की जो क्रिया है वो बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। तो वर्षा के दिनों में कई बार कीचड़ वाली पगडंडी पर चलते हुए फिसलकर गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम कई बार किसी पगडंडी पर जा रहे हैं, मतलब छोटे से रास्ते पर जा रहे हैं और बारिश हो रहा है, वहां कीचड़ है, तो क्या होता है कि हम उसमें फिसलकर गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि सतह जो होती है वो चिकनी होने के कारण गीली सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। तो हमने इससे पहले जाना था कि जहां फर्श जो है वो चिकनी होगी तो वहां घर्षण बल कम हो जाएगा, और जो फर्श खुरदुरा होगा, वो समान नहीं होगा, तो वहां घर्षण बल क्या होगा, अधिक काम करेगा। तो जहां चिकनी सतह होगी वहां क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा, और जिस कारण से लोग फिसलकर गिर जाते हैं। और इसी प्रकार पानी से भरे ग्लास की जो बाहरी दीवार होती है, तो उसमें यदि तेल का परत लगा हो, पतला परत लगा हो, तो उसे उठाने में हमारे हाथ से वो ग्लास फिसलता है और गिर जाता है। तो ऐसा कब होता है? यदि कभी ग्लास के ऊपर तेल का कोई परत लग गया हो। तो आप इसको करके देख सकते हैं कि यदि आपका ग्लास में तेल लगा हो तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। जब आप उसको पकड़ेंगे वो तो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो क्या ग्लास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? तो घर्षण होना बहुत आवश्यक है। यदि घर्षण ना हो तो हम फर्श पर गिर सकते हैं, ग्लास को हम पकड़ नहीं पाते हैं, पेन पेंसिल है उससे हम लिख ही नहीं पाते। इसलिए घर्षण भी बहुत आवश्यक है। घर्षण ना हो तो पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो हमारे हाथों से स्लिप कर जाएगा। तो जब आपके शिक्षक श्यामपट्ट के रुखड़े पृष्ठ पर चौक से लिखते हैं, तो जो आपके शिक्षक होते हैं, आपके टीचर होते हैं, वे बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, तो उसमें भी घर्षण आवश्यक है, वरना वो बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। तो चौक के कुछ कणों को श्यामपट्ट का रुखड़ा तल उतार देता है। तो जो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो रुखड़ा होता है, तो उसमें जब चौक से लिखा जाता है तो चौक का कुछ कण उसमें रह जाता है, जो श्यामपट्ट से चिपक जाता है, और इस प्रकार जो लिखावट है वो हमको दिखाई देती है। और यदि जो श्यामपट्ट है वो बिल्कुल चिकना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लिखा नहीं जा सकता। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण बल ना हो तो वह जो वाहन है वो ना तो गति कर पाएगा और ना ही ठीक से रास्ते पर चल पाएगा। तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए जो सड़क में चलने वाले वाहन है, गाड़ी वगैरह है, तो उसके टायर में भी घर्षण आवश्यक है, वरना वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा, और ना ही दिशा परिवर्तन की जा सकती है। तो जो टायर है, टायर में भी घर्षण बहुत आवश्यक है। यदि किसी वस्तु को गतिमान कर दिया जाए तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो। तो यदि घर्षण ना हो तो क्या होगा कि यदि कोई वस्तु गतिशील होगा तो वो गतिशील ही रहेगा, और रुकता किस कारण से है, उसको रोकने का कौन काम करता है, घर्षण ही काम करता है। क्योंकि हम बल लगाकर किसी वस्तु को गतिशील करते हैं, लेकिन उस
बल के दूसरे दिशा से, विपरीत दिशा से भी एक बल लगाता है घर्षण, और जिसके कारण जो वस्तु है वो रुक जाती है। लेकिन यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, वस्तु गतिशील ही रहेगी, वो नहीं रुकेगी। आप धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ सिलाई करते हैं तो सुई में धागा डालते हैं, फिर उसमें एक गांठ लगा देते हैं। लेकिन यदि उसमें घर्षण बल काम ना करे तो हम धागे में गांठ भी नहीं लगा सकते हैं। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। तो भवन निर्माण के लिए भी घर्षण आवश्यक है, और इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी होता है। तो किस प्रकार से घर्षण हानिकारक होता है आगे हम देखेंगे। तो घर्षण के कारण वस्तुएं जो है वो घिस जाती है। घर्षण होने के कारण जो हमारा चप्पल होता है, हमारा जूता होता है, वो भी घिस जाता है घर्षण, फर्श के साथ घर्षण होते होते। तो इसी तरह से जो पेंच, बॉल, वेयरिंग या जूतों के शॉल होते हैं वे भी घिसते जाते हैं घर्षण के कारण। जो आपके गाड़ियों का या साइकिलों के जो टायर हैं वो भी घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और जब घर्षण होता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसको देखने के लिए आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ मिनट तक अपने हथेलियों को तेजी से एक दूसरे से रगड़िए, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रगड़िए तेजी से कुछ मिनटों तक। तो आप यह अनुभव करेंगे कि उसमें गर्मी आपको अनुभव होगा। तो ऐसा हम कब करते हैं, जब ठंड का दिन होता है, हमको बहुत ज्यादा ठंड लगता है, तो हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, जिससे हमको थोड़ा गर्म अनुभव होता है। तो जब घर्षण होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, आप इस क्रियाकलाप द्वारा जान सकते हैं। तो जब आप माचिस की तीली को किसी रुखड़े सतह पर रगड़ते हैं तो आग पकड़ लेती है, या फिर जब माचिस का तीली है उसको किसी रुखड़ा सतह पर रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, चिंगारी निकलता है और उससे आग पकड़ लेता है। आपने बस में सफर करते हुए देखा होगा कि जब इंजन गर्म हो जाता है तब रेडिएटर में पानी डालते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है कि घर्षण के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो कभी आप यदि बस में यात्रा किए होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लंबी दूरी के जो बस होते हैं तो काफी दूरी जाने के बाद वे उसके जो इंजन होते हैं वे गर्म हो जाते हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए जो रेडिएटर है उसमें पानी डाला जाता है ताकि वो ठंडा हो सके। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि घर्षण के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। मशीनों के चलने से घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट भी हो जाती है। तो जो मशीन चलते हैं तो मशीन में भी जब घर्षण होता है तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इस ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो भी नष्ट होती है, बर्बाद होती है। तो आप जानते हैं कि घर्षण बल दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रम है। तो ये जो घर्षण बल है ये दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ मामलों में घर्षण बल उपयोगी है, तो कुछ ऐसा काम है जिसमें घर्षण बहुत उपयोगी है, जो आवश्यक है, घर्षण आवश्यक है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। परंतु कुछ दूसरे मामलों में हानिकारक भी है ये घर्षण, जिसे हम कम करना चाहते हैं। घर्षण को कभी कभी हम चाहते हैं कि वो कम हो, क्योंकि उस के कारण भी कभी कभी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वे घिस जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में हम घर्षण को कम करना चाहते हैं। तो घर्षण बल के कारण यंत्रों में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे टायर एवं मशीन गर्म हो जाती है या घिस जाती है, जिससे मशीन की कार्य करने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। तो क्या आप अपने दैनिक जीवन की कुछ घटनाएं बता सकते हैं जहां घर्षण लाभदायक होता है? तो बहुत सारे कामों में लाभदायक होता है। ऊपर आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे, जैसे हमारे चलने के लिए और भी बहुत सारे कामों में, तो आप उसका उत्तर हमको देंगे। अब है घर्षण बल लाभदायक। तो घर्षण बल कहाँ कहाँ लाभदायक है? तो घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। तो घर्षण क्या करता है? हमको चलने में सहायता करता है। तो ये भी घर्षण का लाभ हुआ, इसलिए घर्षण आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा है कि
कि सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। तो जितने भी गाड़ी हैं उसमें जो टायर लगे होते हैं उसमें घर्षण बल आवश्यक है और घर्षण बल के कारण ही वे बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं और सही दिशा में गति करते हैं। तीसरा है कि इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ते हैं। तो हमने उदाहरण ऊपर देखा था कि जब ग्लास में तेल लगा हो तो ग्लास को हम नहीं पकड़ सकते हैं। ग्लास में भी घर्षण होना आवश्यक है, तभी हम ग्लास को पकड़े रख सकते हैं। तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। देखिए यहाँ हथौड़ा को दिखाया गया है, कील को दीवार में ठोका जा रहा है, तो इसमें भी घर्षण आवश्यक है। तो घर्षण के कारण दीवार में कील गाड़ पाते हैं। तो कील को गाड़ने के लिए भी घर्षण आवश्यक है। तो घर्षण काम करता है तभी कील दीवार में हम गाड़ पाते हैं। इसके बाद देखिए जूता के नीचे का जो शॉल है वो दिखाया गया है। तो जूते चप्पल में खांचा या कील लगाकर घर्षण बल बढ़ाया जाता है ताकि हम लोग बिना फिसले जमीन पर चल या दौड़ सके या खेल सके। तो ये नीचे क्या लगाया जाता है, तो जो शॉल होते हैं उसमें खांचा बनाया जाता है ताकि जो घर्षण बल है वो बढ़ जाए। और घर्षण बल यदि कम हो जाएगा तो हम फिसल जाएंगे, लेकिन जब उसमें घर्षण बल काम करेगा वो फर्श के साथ जूते का जो घर्षण बल है उसके कारण हम आसानी से चल या दौड़ पाएंगे या खेल पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जूतों के नीचे खांचा बना हुआ रहता है ताकि हम ना फिसलें। तो इस तरह से हमने देखा कि कील ठोकने के लिए भी घर्षण बल आवश्यक है और जूते चप्पलों में भी घर्षण बल आवश्यक है ताकि हम चल सकें। अब क्या हमने और एक चीज जाना कि माचिस की जो तीली है वो भी आग पकड़ती है जब उसमें घर्षण बल काम करता है। तो घर्षण के कारण माचिस की तीली में आग पकड़ती है। तो इस तरह से ये सारी चीज हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको खेलना होता है और माचिस का तो उपयोग होता ही है रसोई में और भी बहुत सारे कामों में। साथ ही हमको कील भी दीवार में ठोकना पड़ता है। तो इन सारे दैनिक जीवन के जो काम है इसमें घर्षण बल बहुत लाभदायक है। इसके बाद यहाँ देखिए एक टायर को दिखाया गया है। ये क्या है, टायर है। तो इसमें भी क्या है, इस तरह का खांचा बना हुआ है। तो टायर की तलियों का खांचेदार बनाकर क्या किया जाता है, घर्षण को बढ़ाया जाता है जिससे बिना फिसले जो वाहन है वो सड़कों पर चल सके। तो ये जो खांचा बनाया जाता है इससे क्या होता है, घर्षण बल बढ़ता है और जो टायर है वो सही से गति करता है जिससे उसका वाहन का जो संतुलन है वो बना रहता है। यहाँ देखिए क्या दिखाया गया, सीढ़ियों पर खांचा बनाया जाता है। तो खांचा बनाकर घर्षण को अधिक किया जाता है जिससे सीढ़ी में आसानी से चला जाए और हम नहीं फिसले। यहाँ देखिए दिखाया गया है, टीचर बोर्ड में लिख रहे हैं तो घर्षण के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ होता है वो घर्षण के कारण ही हमको दिखाई देता है। यदि ये ब्लैक बोर्ड बहुत ज्यादा चिकना होगा तो उसके ऊपर नहीं लिखा जा सकता। और भी बहुत जगह घर्षण बल कार्य करता है। जब हम ठंड के दिनों में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है जिससे गर्मी का अनुभव होता है और जिससे हमको थोड़ा ठंड से राहत मिलती है। अब है घर्षण कम करने के तरीके। तो अभी हमने बहुत सारे उपाय देखे जिससे घर्षण बढ़ाकर हम अपने दैनिक जीवन को सरल कर सकते हैं, जैसे चलने के लिए, ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। तो ये सारी चीजों में क्या है, घर्षण बल आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं और हमको घर्षण बल कम करना होता है कुछ क्षेत्रों में। जैसे यदि आपने कैरम खेला होगा, कैरम बोर्ड यदि खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए उसमें महीन पाउडर को हम छिड़क देते हैं जिससे गोटियां अच्छे से स्लिप कर जाती है, गति करती है। देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ना कैरम बोर्ड, तो घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़का जाता है। तो इस तरह से घर्षण को कम किया जाता है। अब तक हमने जाना था कि घर्षण को किस तरह से बढ़ाया जाता है। जैसे जो जूते चप्पल के जो
सॉल होते हैं नीचे वाले, तो उसमें खांचा बनाया जाता है, टायर में खांचा बनाया जाता है, या फिर जो ब्लैक बोर्ड है उसको थोड़ा खुरदुरा बनाया जाता है जिससे कि उसमें घर्षण बढ़े। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमको घर्षण कम करने की आवश्यकता हो, जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड में घर्षण कम करने की आवश्यकता है, तो उसमें हमको महीन पाउडर का उपयोग करना पड़ता है। तो आप जानते होंगे कि जो दरवाजे खिड़कियों के कब्जे हैं उसमें तेल की कुछ बूंद डालते हैं तो वे आसानी से घूमने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे दरवाजे और खिड़की के जो कब्जे होते हैं वे जाम हो जाते हैं, उसमें गति बहुत धीमा हो जाता है, बहुत टाइट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं तो वे आसानी से घूमने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसके अलावा भी मोटर मैकेनिक जो होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, वो मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले जो घर्षण बल है उसको कम करते हैं, क्योंकि घर्षण बल अधिक होने से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं। तो स्नेहक का या ग्रीस का प्रयोग जो मिस्त्री होते हैं वे करते हैं। तो जब स्नेहक या ग्रीस का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण बल कम हो जाता है। तो आप किसी पृष्ठ पर स्नेहक या तेल का उपयोग कर घर्षण को कम कर सकते हैं, परंतु घर्षण को पूर्णतः आप समाप्त नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से घर्षण को आप नहीं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन घर्षण को थोड़ा कम कर सकते हैं स्नेहक, ग्रीस या फिर तेल का प्रयोग करके, क्योंकि किसी भी पृष्ठ को चिकना नहीं किया जा सकता। इसलिए घर्षण बल को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन घर्षण को पूरी तरह से हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और इसके आगे का जो भाग है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।